हेलो क्लास, मैं डॉक्टर नीता गुप्ता आज आपके सामने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की विषय वस्तु के साथ चर्चा के लिए मौजूद हूँ। आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वो होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम RTE 2009 के नाम से भी जानते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सुनकर के आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या? क्या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इस अधिनियम को बनाने की, और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आज चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का या प्रदान करने का प्रावधान करता है। इससे पहले जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय हमारे राजनेताओं द्वारा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, देश को विकास की गति देने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया और ये माना गया था कि देश के प्रत्येक बालक को एक निश्चित स्तर तक की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वह प्राप्त होनी चाहिए। इसी के लिए उन्होंने हमारे संविधान के भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, के अंतर्गत अनुच्छेद 45 को जोड़ा, जिसमें यह कहा गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतराल में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। परंतु सरकार द्वारा इस ओर सार्थक कदम न उठाए जाने के कारण, कैसे कदम न उठाए जाने के कारण? सार्थक कदम न उठाए जाने के कारण एक लंबा अंतराल लगभग 52 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। अंततः इस ओर जो ध्यान दिया वह न्यायालय द्वारा दिया गया और न्यायालय के दबाव में आकर सरकार ने 2002 में एक अधिनियम बनाया, यानी संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके एक अधिनियम बनाया, जिसे हम 86वां संविधान संशोधन 2002 के नाम से जानते हैं। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में वर्णित अनुच्छेद एवं अनुबंधों या धाराओं में कुछ परिवर्तन करके शिक्षा को मूल अधिकार दिया गया। शिक्षा को मूल अधिकार, आप सभी लोग जानते होंगे कि मूल अधिकार वह सुविधाएं राज्य द्वारा दी जाती हैं अपने देश के नागरिकों को, जिन्हें प्राप्त करना जहां नागरिकों के लिए उनका अधिकार होता है, वहीं राज्य इन्हें देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। इसी तरह से इसलिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा दिया गया। अब हम ये देखेंगे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में वर्णित किन धाराओं में परिवर्तन किया गया, तो देखते हैं उस ओर। तो सबसे पहला अनुच्छेद है 21A, यानी 21 अनुच्छेद में परिवर्तन कर उसे 21A का नाम दिया गया, जो कि संविधान के भाग 3, जिसमें मूल अधिकार हैं, के अंतर्गत मौजूद है। उसमें कहा गया है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क
व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। यानी राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को जो शिक्षा है वह निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उन्हें अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य का दायित्व है, इसके लिए ये कानून बनाया गया। नेक्स्ट धारा है धारा 45। धारा 45 पर हमने इससे पूर्व चर्चा की है और उसमें बताया है कि राज्य शिक्षा उपलब्ध कराने का 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, परंतु वह इसके लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन कानून बन जाने के लिए क्या हो जाता है, राज्य इसको उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हो जाता है। तो धारा 45 को प्रतिस्थापित किया गया है और उसमें जोड़ा गया कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। यानी शिक्षा के साथ साथ जो पहले 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए थी, उसमें 14 वर्ष तक यानी 0 से 14 वर्ष तक के बालकों की देखभाल करेगा। देखभाल के अंतर्गत आपने महसूस किया है, देखा भी है कि बच्चों का टीकाकरण है, आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा खोलकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था है 6 से पहले की आयु वर्ग के लिए, और पौष्टिक भोजन की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। तो केवल 6 से 14 आयु वर्ग नहीं बल्कि उससे पूर्व शिशु की देखभाल और शिक्षा का देने का प्रयास राज्य को करना है। नेक्स्ट धारा है धारा 51। धारा 51 को परिवर्तित कर 51A, जो कि संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य के अंतर्गत वर्णित है, उसमें कहा गया है कि माता पिता अथवा संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बालकों को यथा स्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्रदान करने का अवसर देगा। केवल राज्य का ही कर्तव्य नहीं बताया गया, इस अनुच्छेद को जोड़ करके माता पिता और अभिभावकों का भी एक कर्तव्य बनाया गया कि वह अपने बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराएं। तो इस तरह 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन देखिए आज भी कितनी बड़ी विडंबना कि 2002 में जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया, उसके उपरांत भी उसे कानून बनने में लगभग 7 वर्ष का समय लग गया। और यह आरटी एक्ट 2009 के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि 4 अगस्त 2009 में यह संसद में पारित हो चुका। हालांकि 2002 में संविधान में शामिल हो गया, पर इसे कानून के रूप में पारित होने में 9 साल का समय लगा और उसमें 4 अगस्त 2009 को यह संसद में पारित हुआ। 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत सरकार के गजट में इसका प्रकाशन किया गया। उसके उपरांत 1 अप्रैल 2010 से यह हमारे संपूर्ण देश में प्रभावी है। यानी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो शिक्षा है जिन विद्यालयों में, यानी यहाँ पर कक्षा 8 तक की शिक्षा से हमारा तात्पर्य है, तो जिन विद्यालयों में संचालित है, चाहे वह सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सहायता प्राप्त हो अथवा निजी, सभी में यह समान रूप से लागू होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2009 में पारित होकर यह 2010 से संपूर्ण देश में प्रभावी है। आगे हम चर्चा करेंगे कि आरटी एक्ट 2009 के मुख्य प्रावधान क्या है, आखिर इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन पर हमारी चर्चा होगी। जिसमें है सरकार
सरकार इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्ष के अंतर्गत, सरकार अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर की परिधि में, कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर की परिधि में समुचित विद्यालयों का प्रबंध करेगी। ये जो परिधि ली गई वह ली गई बालक के निवास स्थान से, कि जहां आमतौर पर बालक निवास करते हैं वहां से 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए। नेक्स्ट है, निजी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 25% सीट निर्बल वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, जिनका व्यवहार सरकार वहन करेगी। यानी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है इसके लिए। और उन्होंने कहा है कि केवल अनुदान प्राप्त विद्यालयों में नहीं, सरकारी विद्यालयों में ही नहीं, बल्कि गैर सरकारी या निजी विद्यालयों में भी जो 25% सीटें हैं वह निर्बल वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी उन्हें 25% सीटों पर बच्चों को, जो निर्बल वर्ग के बच्चे हैं, उनको प्रवेश देना होगा। और जिनका व्यय सरकार उठाएगी। सरकार इसलिए उठाएगी क्योंकि जो निजी विद्यालय हैं वो अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो कहीं ये विद्यालय मना न करें, इसलिए सरकार स्वयं इसका व्यवहार उठाएगी। नेक्स्ट है, शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं लिए जाएंगे। यानी शिक्षक जो है बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं कि हमें ये कार्य करना पड़ता है, ये कार्य करना पड़ता है, इसलिए हम पूर्ण मनोयोग से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न होती है। तो उन्होंने कहा शिक्षकों से कोई कार्य नहीं लिया जाएगा, केवल उन्हें शिक्षण कार्य ही करना होगा। नेक्स्ट है, निजी ट्यूशन पर रोक होगी। समझ रहे होंगे आप सभी लोग, निजी ट्यूशन पर यानी अध्यापक व्यक्तिगत तौर पर किसी को निजी तौर पर ट्यूशन नहीं देगा, वह विद्यालय में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध बच्चों को कराएगा। नेक्स्ट बात, सभी बालक अपनी शिक्षा पूरी कर लें। यह कर्तव्य होगा शिक्षकों का भी कि सभी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करें, प्रारंभिक स्तर तक की, यानी कक्षा 8 तक की। और अगर किसी कारण से वे विद्यालय से अलग हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित कर और अन्य माध्यमों से, इसमें हमारा ब्रिज कोर्स है, अन्य अल्पावधि समय के कोर्स हैं, उनके माध्यम से उन्हें शिक्षा प्राप्त कराकर या शिक्षा प्रदान करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और प्रारंभिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के लिए उनको सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है, नामांकन के लिए स्क्रीनिंग प्रणाली तथा बच्चों को शारीरिक दंड व निष्कासन पर रोक। आपने देखा है कि हम प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं तो वहां पहले बच्चों का क्या होता है, टेस्ट होता है, उनके माता पिता का टेस्ट होता है, उसको कितना आता है यह जांच की जाती है, तब उसका हम एडमिशन लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं होगी, साथ ही बच्चों को कोई भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, ना ही उनको विद्यालय से निकाला जाएगा कि भाई आप इस वर्ग के हो, आपके पास ये आपने फीस नहीं दे पाई, ये अन्य कोई कारण है, उससे आपको विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित व मैत्रीपूर्ण होगा। ये पाठ्यक्रम हमारा इस प्रकार का होगा जिसमें बच्चे खेल खेल में सामान्य गतिविधियों के द्वारा सीख सकें और अध्यापक व छात्र के बीच में जो संबंध है वह भयपूर्ण ना हो। बच्चा अध्यापक के नाम से डरे नहीं, बल्कि कैसे हो, मैत्रीपूर्ण हो। बच्चा अपनी बेझिझक होकर के अध्यापक के सामने जिज्ञासा को रख सके, वह उससे प्रश्न पूछ सके और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके, इस प्रकार का वातावरण होगा। नेक्स्ट है,
अभिभावकों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जो प्रतिमाह समय समय पर जो बैठकें हैं उन पर अभिभावकों के साथ अध्यापक चर्चा करेंगे, छात्र की प्रगति को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर या अन्य कोई बात है उस पर अध्यापकों के साथ बैठक उनको करनी होगी। अगला है, विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्तियां स्वीकृत पदों से 10% से अधिक न हो। यानी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कभी भी विद्यालय के जो पद हैं वे 10% से अधिक खाली ना हो, उससे पूर्व ही वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाए। नेक्स्ट है, संविदा शिक्षकों की नियुक्ति अब नहीं होगी। अब केवल कैसे शिक्षक रखे जाएंगे? पूर्ण वेतनधारी। संविदा पर शिक्षकों को नियुक्ति नहीं होगी। यह प्रावधान भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक, 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक, 121 से 200 पर 5 शिक्षक होंगे। यानी शिक्षक और छात्र के बीच के अनुपात को भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है और ये बताया गया है कि अगर किसी भी विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे होते हैं तो वहां पर 5+1 यानी 5 अध्यापकों के अतिरिक्त एक प्रधान अध्यापक भी होगा। इसके अलावा अगर यह संख्या 200 या उससे अधिक हो जाती है तो ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी कीमत पर, किसी भी दशा में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वह 1:40 से अधिक ना हो पाए। यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वह 1:40 माना गया। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात 1:35 होना चाहिए। यानी शिक्षक और छात्रों के बीच का जो अनुपात है वो कितना हो? 35 बच्चों पर एक अध्यापक। इस तरह बहुत सारे ये महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं और इसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।